हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। एक्चुअली मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली क्या था कि आप लोग का मतलब मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और फिर उसके बाद जो है वो लैपटॉप भी में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो अभी बीच में जो है वो ब्रेक हो गया था, बट अभी कंटिन्यू चलेगा। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा जितनी भी वीडियोज़ हैं वो बनाकर जो है वो अपलोड कर देंगे अपने ऐप पर। और आप लोग रेगुलर क्लास करिएगा। कोर्स बिल्कुल तय समय पर ख़त्म होना चाहिए। एक्चुअली जो हमारा ट्रिपल एक्शन प्लान चल रहा है, तो अब उसमें जो है वो हम क्वेश्चन भी कराना शुरू कर देंगे। अभी क्वेश्चन उसमें अपलोड हो रहे हैं। इसमें आपका जो है वो जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी। फिर उसके बाद जो है वो PYQ आपका होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर आपके जो है वो न्यू क्वेश्चंस जो है वो कराए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका एक एक टॉपिक कवर कराया जाएगा। फ्रेंड्स, जो हम अभी पढ़ा रहे थे उसमें चल रहा था हमारा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, इनके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद के जो शासक है मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, उस और फिर बलबन है, उसके बाद कैकुबाद है। ये चार मतलब है। लास्ट में हम इन सब का क्रम भी बताएंगे, क्योंकि क्या होता है कि क्रम इनका बहुत ज़्यादा पूछता है। तो हमने एक आपको जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का दिल्ली सल्तनत में जो शासन चले थे उनका क्रम बताते हैं। तो पहले जो है वो मैंने बताया था आपको एक कोडिंग की गुलखिल तूशैलो, गुलखिल तूसैलो यानी कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। इन 5 वंशों का जो है वो दिल्ली सल्तनत पे राज रहा था। उसके बाद जो है वो मुगल सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमारे ट्रिपल एक्शन प्लान में एडमिशन लेना है तो आप जो है वो अभियान सिविल सर्विसेज के ऐप पे जाकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर हमारे आपका डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी आप जो है वो स्टार्ट होने वाला है सेकेंड पेपर। ठीक है, जिनका फर्स्ट पेपर छूट गया है वो सेकेंड पेपर से शुरुआत कर सकते हैं। और फर्स्ट पेपर जो है वो आपका फर्स्ट पेपर का सेकेंड फेज जो है वो स्टार्ट होगा, वो आपका जनवरी से स्टार्ट होगा। तो अभी आपको सेकेंड पेपर से एकदम न्यू एडमिशन आप ले सकते हैं, जिसमें आपका सारा टॉपिक जो है वो पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, ये सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। बीच बीच में हम करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देंगे। और IR के तो सारे प्रश्न हम जो है इसमें सोच रहे हैं कि करंट अफेयर से ही रिलेटेड दें, ताकि आपके करंट इश्यू लगातार तैयार होते रहें। और इस प्रोग्राम की फ़ीस मात्र 3,000 रुपये है फ्रेंड्स। और क्या है कि इसमें 3,000 रुपये में आपको साल भर MCQ से साल भर आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन, क्वेश्चन आंसर वीडियोस, और आपको क्या कहते हैं जूम पर मीटिंग भी कराई जाएगी, जिसमें आपके कॉपी भी चेक करी, आपकी कॉपी जो है वो लाइव भी चेक करके दिखाई जा सकती है यदि आप कंफर्टेबल हैं तो। नहीं तो फिर आपको कॉपी रोज़ जो है वो आपको कॉपी चेक करके दी जाती है, और कॉपी आपकी जो है वो आपको आंसर भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन। अगर यदि आप मेंस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको मेंस में जो है वो अच्छी स्कोरिंग करनी होगी, जिसके लिए ये एक इनोवेटिव प्रोग्राम है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी भी कोचिंग संस्थान में इस तरह का प्रोग्राम अभी तक नहीं चलाया गया है। ठीक है, बाद में हमारा देख के बाकी बहुत से लोग स्टार्ट कर दे वो अलग बात है। चलिए मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद जो है वो हत्या करने के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह जो है वो गद्दी पर बैठा, सुल्तान बना। इसका शासनकाल बहुत छोटा था, 40 से लेकर 42 तक। अतः ये एक योग्य शासक इसकी मतलब इसे ये एक योग्य शासक नहीं माना गया था। ठीक है, इसे योग्य शासक नहीं माना गया। अतः इसके शासन को संचालित करने के इसके शासन के समय जितने भी तुर्क मुसलमान थे, तुर्क मुसलमानों ने एक नए पद का सृजन किया। ठीक है, किसके शासनकाल में? इसी के शासनकाल में नए पद का सृजन किया। ठीक है, इस नए पद का नाम था नायब ए मामलिकात। एक मिनट, नाई सॉरी नाई नायब ए मामलिकात। ठीक है, इसके नए पद का नाम था नायब ए मामलिकात। और इसको क्या है, शासन से संबंधित समस्त अधिकार थे। शासन से संबंधित
समस्त अधिकार थे। इसको जो है वो इस पद पे जो था, इसको सुल्तान का संरक्षक भी कहा जाता था। सुल्तान का संरक्षक, इस पद पे जो, और इस पद पे बैठने वाला प्रथम व्यक्ति, इस पद पे नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति था। इस पद पे नियुक्त होने वाला, नायब ए मामलिकात के पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति जो था, इख्तियारुद्दीन एत्तगीन था। ठीक है, इख्तियारुद्दीन एत्तगीन था। ठीक है, इससे याद रखिएगा। अब जब इख्तियारुद्दीन एत्तगीन को ये सारे जो है शासन से संबंधित अधिकार प्राप्त हो गए, तो फिर उसने सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो बहराम शाह ने फिर जो है वो इख्तियारुद्दीन एत्तगीन की हत्या कर दी। और उसके बाद जो है वो इख्तियारुद्दीन एत्तगीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसके शासनकाल में नया पद नायब मामलिकात का सृजन हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जो चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जा सकती है हम वहीं पे बात करेंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली टारगेट है MCQs अच्छे से करना, हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करना बस हमारे लिए है। ठीक है, मेंस में ये इस सिलेबस में हमारे है ही नहीं, तो हमें PT के अकॉर्डिंग जो है वो इसको पढ़ना है। तो चलिए, इसके बाद जो है वो शंकर खामी जो है वो इसको इस पद पे रखा गया, जो कि हमारे लिए नॉन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो है वो अलाउद्दीन मसूद शाह जो है वो गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल भी छोटा था, 42 से 46 तक था। इसके शासनकाल की ऐसी कुछ भी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। देन हमको केवल काल याद रखना है कि मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह था, और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद का काल इम्पॉर्टेंट था कुछ चीज़ों में, क्योंकि इसके शासनकाल में जो है वो इसने अपने शासन में जो है वो मतलब इसके शासनकाल में जो है ना वो बलबन का महत्व बढ़ गया। ठीक है, इसके शासन में बलबन का बहुत बड़ा योगदान था। और मतलब इसने बलबन को, और बलबन ने क्या था कि बलबन ने अपनी पुत्री की शादी, ठीक है, बलबन ने अपनी पुत्री की शादी इसके साथ कर दी थी। किसके साथ? नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दी थी। ठीक है, अब ये बलबन का दामाद भी कहला गया। ठीक है, कि बलबन का दामाद था। इसने बलबन को 1249 ईस्वी में बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, और नायबे मामलिकात का पद, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बलबन को इसने नायबे मामलिकात, यही वाला पद, नायबे मामलिकात का पद देकर संपूर्ण शासन से संबंधित अधिकार सौंप दिए। अब जब नायबे मामलिकात का पद देके संपूर्ण शासन से संबंधित अधिकार इसको दे दिए, तो ये बात उसकी माँ को और तुर्की मुसलमानों को अच्छी नहीं लगी। ठीक है, ये बात जो है वो उसकी माँ को और तुर्की सरदारों को भी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, कुछ तुर्की सरदारों को, भारतीय मुसलमानों को और उसकी माँ को नहीं अच्छी लगी। तो उसकी माँ और कुछ भारतीय मुसलमानों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। और सुल्तान को इसके खिलाफ भड़काया। तो सुल्तान ने जो है वो क्या कहते हैं, जो इसमें जो क्या कहते हैं, भारतीय मुसलमान थे, उनपे जो नेता थे, ठीक है, इनके नेता थे इमादुद्दीन रेहान। तो आप रेहान के नाम से इसको याद कर सकते हैं, रेहान थे, इनके साथ षड्यंत्र था। और फिर सुल्तान ने जो है वो बलबन को पदच्युत कर दिया, मतलब पद से हटा दिया। ठीक है, बलबन को उसके पद, कौन सा पद था, नायबे मामलिकात के पद से हटा दिया। और क्या कर दिया, हांसी भेज दिया। ठीक है, हांसी में शासन करने के लिए भेज दिया। फिर बहुत दिन तक वो जो है ना, ये क्या कहते हैं, नासिरुद्दीन महमूद जो है वो बहुत दिन तक बलबन से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाया। ठीक है, बलबन से बहुत दिन तक दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाया। और फिर जो है इसने पुनः जो है वो
1254 ईस्वी में पुनः बलबन को बुला लिया, पुनः बलबन को अपने शासन में बुला लिया। और बलबन था दूरदर्शी, ठीक है। बलबन कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था कि उसे इन सब चीज़ों को भाप न ले। बलबन बहुत दूरदर्शी व्यक्ति था। उसको पता था कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र हुआ है जिसकी वजह से मुझे सुल्तान से दूर भेजा गया, और सुल्तान जो है वो मतलब किसी के षड्यंत्र में, किसी के बहकावे में चल रहा है, तो अब मुझे जल्द से जल्द जो है वो अपने रास्ते का कांटा साफ कर देना चाहिए। तो उसने जैसे ही बलबन को बुलाया ना, बलबन ने तुरंत क्या किया कि रेहान की हत्या कर दी, ठीक है। रेहान की हत्या कर दी, ये सब चीज़ें आप नोट करते रहेगा। बलबन ने रेहान की हत्या कर दी, ठीक है। और फिर उसी समय हुआ ये कि बलबन ने जो है वो पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए, पंजाब मंगोल जो नेता थे उसमें पंजाब में 1259 ईस्वी में, 1259 ईस्वी में, एक मिनट, 1259 ईस्वी में पंजाब में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो मंगोल नेता थे हलाकू, मंगोल नेता हलाकू से इसने जो है वो समझौता किया। पंजाब में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से मंगोल नेता हलाकू से। तो अब पूछा जाएगा कि मंगोल नेता हलाकू से किसने जो है वो समझौता किया था, तो बलबन ने किया था, पर किसके शासनकाल में किया था, ठीक है। किसके शासनकाल में ये समझौता किसने किया था? बलबन ने। बलबन और हलाकू के बीच में ये समझौता हुआ था, बलबन और हलाकू के बीच में। क्यों किया था? पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि मिन्हाज उस सिराज की तबकाते नासिरी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिन्हाज उस सिराज, ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तबकाते नासिरी, मिन्हाज उस सिराज की तबकाते नासिरी जो किताब है वो नासिरुद्दीन महमूद के ऊपर ही है, ठीक है। ये किताब जो है नासिरुद्दीन महमूद के ऊपर ही लिखी गई है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले प्रश्न है कि तबकाते नासिरी किसने लिखी है? मिन्हाज उस सिराज ने। मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक क्या है? तबकाते नासिरी है। यह किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के ऊपर लिखी गई है? तो नासिरुद्दीन महमूद के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के बारे में, यानी इसके शासनकाल की जानकारी मिन्हाज उस सिराज की तबकाते नासिरी से मिलती है। इसके शासनकाल में जो है वो बलबन का बहुत अधिक प्रभाव था, ठीक है। अच्छा, बलबन के बारे में, ये इसने बलबन को सुल्तान छत्र दे दिया था, क्योंकि इसने नायबे मामलिकात का पद दिया और सुल्तान छत्र के प्रयोग करने दिया। तो बलबन एक ऐसा शासक है जो सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान छत्र का प्रयोग किया था। जब वो सुल्तान नहीं था तभी से उसने सुल्तान छत्र का प्रयोग किया था, ये याद रखेगा, ठीक है। तो इसके शासनकाल में बलबन का अत्यधिक प्रभाव था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी थी, जिससे बलबन से लोग जो जलते थे। इसी वजह से उसकी माँ ने जो है उसको षड्यंत्र रच के उसको बाहर भेज दिया, हाँसी के क्षेत्र पे। फिर इसने पुनः बुला लिया और फिर रेहान की हत्या कर दी। उसके बाद जो है वो पंजाब में शांति करने के लिए स्थापित करने के लिए मंगोल नेता हलाकू से बलबन ने क्या कहते हैं, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन ने एक समझौता किया था, ठीक है। उसके बाद बलबन ने ही हत्या कर दी। उस समय कोई सगा सौतेरा नहीं होता था, उस समय कोई अपना नहीं होता था, उस समय कोई मित्र यार बंधु नहीं होता था। जब जिसको मौका मिले उसका गला काट के खुद शासन पे लोग बैठ जाते थे। यही एक जो है वो चल ही रहा था। तो उस समय यही डिप्लोमेसी थी। इसी को कूटनीति कहते थे, इसी को राजनीति कहते थे उस समय, ठीक है। इसी को शासन नीति कहते थे। यही उस समय चलता था, उसको मारो, बिना मारे शासन। क्योंकि एक व्यक्ति की बहुत लंबी लाइफ हो गई, तब तक जो है वो जिंदा रहेगा, तो इसलिए ना बाबा, ना चाचा, ना पापा, ना दोस्त, ना यार, ना भाई, ना दामाद। क्योंकि भाई बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद की हत्या की तो कहीं ना कहीं अपने दामाद की हत्या की, अपनी बेटी को विधवा किया। तो ये सारी चीज़ें जो है उस समय कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी, ठीक है। तो बिना दिल पे लिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
चलिए, आप लोग दिल पे मत ले लीजिएगा, अपने दामाद की हत्या कर दी, ओहो ये तो बहुत बेकार इंसान है, जजमेंटल होइए ही मत, ठीक है। बिल्कुल आपको जज करने की जरूरत ही नहीं है किसी को। इतिहास पढ़िए और अपना सिलेबस कवर करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, अपना सिलेक्शन लीजिए और यहाँ से निकलिए। इतिहास में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सर के ऊपर चली जाएंगी। चलिए, अब बलबन का नाम जो है वो फुल जो नेम है वो क्या है, गयासुद्दीन बलबन, ये भी पूछता है, इसलिए बता रहे। 66 से लेके 87 तक, 66 से लेके 87 तक ठीक ठाक काल था। आपको दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन का शासनकाल इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश बलबन के बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ें याद करना है। इल्तुतमिश के बाद ये जो है दूसरा इलबरी जाति का तुर्क था, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद जो है दूसरा इलबरी जाति का तुर्क था, ठीक है। इसका मूल नाम, जो बलबन का मूल नाम था, ये था बहाउद्दीन जकारिया, नहीं बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसका मूल नाम था बहाउद्दीन, फिर उसने अपना नाम जो है वो बलबन रख लिया। पहला सुल्तान जो सुल्तान ना होते हुए भी, सुल्तान छत्र का प्रयोग किया था, ठीक है। पहला सुल्तान जो सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान छत्र का प्रयोग किया था। 20 वर्ष तक वजीर के पद पर था, फिर 22 वर्ष तक सुल्तान के शासन में काम किया था। बलबन ने राज्यत्व का सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की थी, ठीक है। राजत्व का सिद्धांत, चलिए बलबन के राजत्व के सिद्धांत की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बलबन के, यहीं से शुरू होता है। बलबन के शासनकाल से फिर अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका प्रयोग किया था। आगे कई सुल्तानों ने राजत्व के सिद्धांत का प्रयोग किया, ठीक है। राजत्व का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है, राजत्व का सिद्धांत ये कहता है कि राजा का जो पद होता है वो ईश्वर के समान है। मतलब राजा जो आज्ञा दे दे, वो राजा के मुख से जो बातें निकली है वो समझ लो ईश्वर के मुख से निकली हैं, ठीक है। उन्होंने राजा को सीधे सीधे ईश्वर के पद के बराबर जो है वो दर्जा दे दिया कि राजा ही सब कुछ है प्रजा के लिए, वो प्रजा के लिए ईश्वर के समान पूज्य है, ठीक है। इसी को कहते हैं राजत्व का सिद्धांत। और राजा के पद का दिल्ली से पहले किसी ने राजा के पद के इतना महिमा मंडन नहीं किया था, इतना ज़्यादा जो है वो किसी ने राजा के बाद, जैसे अपने यहाँ जो पीएम बन गए जो भी नरेंद्र मोदी जी हैं, मतलब अगर उन्होंने वो मतलब देश के प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद जो है वो प्रधानमंत्री, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रधानमंत्री के पद को कितना सरल और कितना ज़्यादा जो है वो महिमा मंडित कर देते हैं। यदि वो महिमा मंडित कर देते हैं तो कहते हैं, जैसे कि अभी जो है वो नॉर्थ कोरिया के जो है वो शासक हैं, ठीक है, उन्होंने जो है वो मतलब कि उनके क्या कहते हैं, मेरा वचन ही मेरा शासन है ना, वो बाहुबली में कहती है, तो वही मेरा वचन ही कानून है, ऐसा कुछ करके, मैंने देखी नहीं है बहुत ज़्यादा उस तरीके से। तो ये जो है वो वही सेम वर्ड है कि वचन ही शासन है, वचन ही मेरा कानून है। तो सेम यही है कि आप अपने पद को किस तरीके से जनता के सामने पेश कर रहे हो। तो इसने अपने पद को बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरीके से महिमा मंडित कर दिया कि राजत्व का सिद्धांत दे दिया। सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया होता है, जिसे नियाबते खुदाई कहते हैं। तो पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने क्या कहते हैं राजत्व का सिद्धांत दिया था, तो वो कौन था, बलबन था। पहला प्रश्न याद रखिएगा दिमाग में कि सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब माना और जिल्ले इलाही, ठीक है, जिल्ले इलाही की संज्ञा उसने दी, ठीक है। राजा को निरंकुश होना चाहिए, ठीक है, राजा को निरंकुश होना चाहिए, किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, उसको अपने कार्य करने चाहिए, जो भी उसने डिसीजन ले लिया है उसके बारे में उसको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। उसने 40 पद को समाप्त कर दिया, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं 40 का पद था, ये किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने।
अच्छा, ये जो बलबन था ना, ये मतलब कि एक मतलब ऐसे ही नीचे के कुल में जन्म लिया था, और फिर इसको कई बार बेचा खरीदा गया, और करते करते इल्तुतमिश के पास पहुंचा, और इसने इसकी योग्यता को देखते हुए ये तुर्के चहलगानी वाला मतलब जो पद था, मतलब 40 सरदारों का जो पद था, उसने अपने शासनकाल में 40 सरदारों का एक पद जो 40वां पद या तुर्के चहलगानी का जो पद नियुक्त किया था, उसमें इसको एक अपना मेंबर बनाया था, उसका सदस्य था ये, ठीक है। परंतु इसने देखा कि भाई ये उस जब आप किसी भी संस्था के सदस्य रहते हो तो उस संस्था के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि इस संस्था की क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, तो उसको पता था कि ये मेरे ऊपर जो है वो चढ़ेंगे, मेरे ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव बनाएंगे, तो ऐसा करो इस पद को ही समाप्त कर दो, यानी इनके शक्तियों को, जैसे ये 40 सरदार हैं मिलके जो है मेरी शक्तियों को छीनेंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं सर्वे सर्वा रहूं, अहम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे कि मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ, मतलब यहाँ पे बिल्कुल जो है वो राजत्व का, दैवी राजत्व का सिद्धांत है, इसको कहते हैं दैवीय राजत्व का सिद्धांत। अगर ये आपसे पूछा राजत्व का सिद्धांत या दैवी राजत्व का सिद्धांत, तो ये दोनों बलबन ने दिया था। दैवी राजत्व का पूछा है, पूछेगा क्या, पूछा ही है, दैवी राजत्व का सिद्धांत इसने दिया था, ठीक है। और इस जो है वो दैवी राजत्व के सिद्धांत को जो है ना जियाउद्दीन बर्नी के तारीखे फिरोज शाही के बसाया नामक अध्याय में बलबन की तारीखे फिरोज शाही की विस्तृत व्याख्या है, किसमें है, बर्नी के, जियाउद्दीन बर्नी के, ये दैवी राजत्व के ना, ये सारी चीजें लिखते रहिए प्लीज, ये चीजें जो आपको बोली जा रही हैं उसको लिखते रहिए। जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी के क्या क्या किताब जो है वो तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही, तारीखो फिरोज शाही का एक खंड है जिसका नाम है बसाया, ठीक है। ये इतना नहीं पूछेगा, बस मैं बता दे रही हूँ आप लोग को। एक खंड है बसाया नामक जो अध्याय है, उसमें बलबन के दैवी राजत्व को, मतलब तारीखे फिरोज शाही बर्नी के, जियाउद्दीन बर्नी, मैं लिख दे रही हूँ पूरा नाम, नहीं तो आप लोग कहोगे मैडम अधूरा अधूरा पढ़ाती है। जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी के तारीखे फिरोज शाही में बोल रही हूँ, बसी को लिखिए। जियाउद्दीन बर्नी के तारीखे फिरोज शाही में बलबन के दैवी राजत्व के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या दी गई है, ठीक है। यदि आपसे ये पूछता है कि बलबन के निम्नलिखित में से किस किताब में बलबन के द्वारा दिए गए दैवीय राजत्व के सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है, तो फला फला किताब का नाम दे देगा, तो आप उसमें से तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की, या पूछा जाएगा किसने दी थी, तो जियाउद्दीन बर्नी ने दी थी, ठीक है। उसके बसाया नामक अध्याय में, बसाया जो नामक अध्याय है उसमें दिया था, इतना अंदर तक तो नहीं पूछेगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज इसको याद रखिएगा, उसमें दैवी राजत्व का सिद्धांत दिया था, डिवाइन थियरी ऑफ जो है किंगशिप, इसको जो दैवी राजत्व का सिद्धांत है उसको कहते हैं डिवाइन थियरी ऑफ किंगशिप, ठीक है, डिवाइन थियरी ऑफ किंगशिप, दैवी राजत्व के सिद्धांत की व्याख्या इसमें की थी, ठीक है। अब आपको पता है कि इसने जो है राजा के पद को नियाबते खुदाई बता दिया था, जिल्ले इलाही बता दिया था, ठीक है। ये जो है वो अपने से जो बलबन था, इसने अपनी तुलना जो है अपना जो क्या कहते हैं कि लिंक, अपना जो कहते हैं अपना ताल्लुक जो है वो जोड़ा था किसके साथ, फारस के अफरासियाब वंश से अपना जोड़ता था, या इसने अपना जो संबंध है, अपना संबंध, इसमें थोड़ा सा इरेज कर देते कुछ पॉइंट, जिससे आप लोग ऊपर वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। इसने जो अपना संबंध किसके साथ जोड़ा था, जैसे आप लोग कहते हो ना कि मेरे बाबा तो गांव के प्रधान थे, या जमींदार थे, या फला हमारा ये वंश है, हमारा वो वंश है, मतलब कर करके लोग अपने खानदान की बहुत तारीफ करते हैं। तो इसने जो है वो अपना महत्व बढ़ाने के लिए अपना संबंध जो है वो फारस के अफरासियाब वंश से जोड़ा था,
फारस के अफरासियाब वंश से अपना ताल्लुक जोड़ा था। ठीक है, ताल्लुक मतलब अपना संबंध। ठीक है, फारस के अफरासियाब वंश से संबंध लिख देते हैं, संबंध जुड़ा था। बताया था लोगों को कि मैं फारस के अफरासियाब वंश से हूँ। ठीक है, और वंश कुलीनता के संदर्भ में, इसको मैं लिखूंगी नहीं, आप लोग सुन मतलब जान जाइए, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये वंश कुलीनता के संबंध में जैसे इसको क्या था कि ये वंश के बारे में बहुत ही ज़्यादा जो है वो कहते हैं कि प्रोटेक्टिव माइंडसेट का था, कि बहुत ज़्यादा ये मतलब वंश का बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, कि वंश कुलीनता पे बहुत फोकस करता था, कि मतलब कुलीन वंश का है कि जो है वो नीच वंश का है, इस तरह का बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। तो इसने वंश कुलीनता के संदर्भ में कहा था कि जब मैं किसी साधारण व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी बाहें फड़कने लगती हैं और मेरे हाथ तलवार की ओर चल जाते हैं। उसने मतलब अपने आप को जो है वो फारस के अफरासियाब वंश का बताया था, और कहा था कि मतलब मैं जो है ना, मैं तो बहुत कुलीन वंश का हूँ, यदि मैं किसी छोटे वंश के व्यक्ति को देखता हूँ, किसी साधारण व्यक्ति को देखता हूँ ना, तो मेरी आंखें फड़कने लगती, तो तलवार निकल जाता है कि उसको काट दूं मैं। तो इस तरीके से इसने जो है वो मतलब व्याख्या की थी। अगर मतलब ये कभी स्टेटमेंट आ जाते पूछने के लिए कि ये स्टेटमेंट किसका था, तो बलबन का था, उसने कहा था। तो ये जो है वो बहुत ही मतलब वंश कुलीनता के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा ये जो है वो फोकस था, बहुत वंश कुलीनता पे बहुत विशेष ध्यान देता था। ठीक है, वंश की कुलीनता पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और किसके साथ संबंध जोड़ा था? फारस के अफरासियाब वंश में। ठीक है, इसने अपने शासनकाल में मद्यपान को निषेध कर दिया था। ठीक है, बलबन ने सिजदा, ठीक है, भूमि पर लेटकर अभिवादन और पाबोस जो है वो चरण को चूमना, मतलब अब जब इसने राजा को ही जो है वो कहते हैं कि मतलब कि भगवान बना दिया था, तो ये क्या करते थे कि जैसे ये सपोज कि मतलब ऐसे है, सुल्तान है बैठा हुआ है, ठीक है, और ये उसके चरण हैं। ठीक है, ऐसे मतलब मजा मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये उसके चरण हैं, तो जब भी कोई जाता था व्यक्ति ना, तो ये उनके चरण में झुककर प्रणाम करता था। ठीक है, चरण में अपने यहाँ पे जाता था, चरण में पूरा लेट कर उनको प्रणाम करता था, और फिर इसको कहते थे, चरण में जब लेट के उसको प्रणाम करता था, पूरी तरीके से उसके चरणों में लेट जाना है, इसको कहते थे सिजदा, सिजदा करना। ठीक है, अभी जो गाने वाने में चलता है ना, सजदा करूँ मैं, ठीक है, उसी को सजदा करते हैं। सजदा कोई कर नहीं पाएगा इस समय। हम लोग क्या करते हैं, भगवान के चरण में बच जाते हैं, जो बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान जो लोग रहते हैं, देखा करिए मंदिर वंदिर में कहीं, तो पूरा भगवान के पास जाते हैं और पूरा जो है वो उनके चरण में जाके एकदम जो है लेट जाते हैं, लेट के पूरा अपना जो है वो मतलब एकदम भाव विभोर होकर लेट जाते हैं। सेम वही उसने सुल्तान के लिए क्या, पाबोश क्या है कि चरण को चूमना, उनके चरण को चूमना। ठीक है, तो सजदा और पाबोस, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि किस सुल्तान ने सजदा और पाबोस प्रथा को प्रारंभ करवाया था, तो इसने जो है वो बलबन ने शुरू करवाया था। ठीक है, बलबन ने सजदा और पाबोस जो है वो दरबार के जो प्रथाएं थी, सजदा और पाबोस प्रथा को जो है वो इसने चालू करवाया था। ठीक है, इसने जो है ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौह की नीति जो है वो, ठीक है, रक्त और लौह की नीति को इसने चालू किया था अपने शासन में। ठीक है, रक्त और लौह की नीति, शासन का जो इसका वो था, वो रक्त और लौह की नीति थी। ठीक है, इसके शासन में इसने अपने शासन में नौरोज फारसी त्योहार किसने शुरू किया था? बलबन ने। फारसी त्योहार नौरोज के, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बताया जा रहा है। ठीक है, इसने फारसी त्योहार नौरोज का प्रारंभ करवाया था। ठीक है, क्योंकि अपना संबंध जब फारस के अफरासियाब, इसी तरीके से तर्क जब दिमाग में लगाएंगे तो याद भी रहेगा कि जब उसने अपना संबंध फारस के अफरासियाब वंश से बताया था, तो जाहिर सी बात है फारसी त्योहार जो है वो नौरोज को भी शुरू करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसने अपने शासन में जो है वो गुप्तचर प्रणाली को प्रारंभ किया था, और गुप्तचरों को इसके शासन में गुप्तचरों का जो अधिकारी होता था बरीद, ठीक है,
बरीद गुप्तचरों को कहते थे, और गुप्तचर के का जो अधिकारी होता था उसको बरीद ए कुछ उसका नाम था। जब आपको इसके शासन प्रशासन के बारे में बताएंगे तो उस वहाँ पे बताएंगे आपको। कुछ मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली बरीद ए कुछ करके नाम था, ठीक है। तो उसने जो है वो उनके उसके अधिकारी को कहा जाता है, गुप्तचरों को जो है वो बरीद कहा गया था, ठीक है। और गुप्तचर प्रणाली किसने शुरू की थी? बलबन ने शुरू की थी। बलबन ने जो है वो पृथक एक सैन्य विभाग जिसको दीवाने अर्ज कहा गया था, ठीक है। दीवाने अर्ज नामक एक, ये पूछा जाता है कि किसने दीवाने अर्ज नामक जो है वो सैन्य विभाग को स्थापित किया गया था, या फिर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दीवाने अर्ज निम्नलिखित में से कौन सा विभाग था। दीवाने अर्ज का संबंध है सैन्य विभाग से, क्या कहते हैं, गुप्तचर विभाग से है, या फिर पत्राचार विभाग से है, या राजस्व के राजस्व विभाग से है। तो दीवाने अर्ज का जो विभाग है वो सैन्य विभाग है, ठीक है। दीवाने अर्ज विभाग जो है वो सैन्य विभाग है, ठीक है। और इसने मंगोल आक्रमण से दिल्ली को बचाया था, ठीक है। इसके शासन में मंगोल आक्रमण हुए थे जिससे उसने दिल्ली की रक्षा की थी। अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में जो है वो रहते थे, ठीक है। तो और चालिशा के पद का दमन कराया था, ये मैंने आपको बताया ही है। इसने अपने दरबार को, ठीक है, इसके 3 पुत्र थे, बलबन के 3 पुत्र थे, ठीक है। कैकुबाद, कै खुसरो, कैकुबाद, कै खुसरो और कैमुअर्स, तीनों कैसे ही थे, इसलिए आपको बहुत याद करने में आसानी रहेगी। बलबन के 3 पुत्र थे, कैकुबाद, कै खुसरो और कैमुअर्स। बलबन ने कै खुसरो को जो है वो नियुक्त किया था, पर बाद में जो है वो कैकुबाद जो है वो इसका शासक बना था, ठीक है। तो बलबन के बारे में इतनी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। ये इसने अपने दरबार की साज सज्जा जो है वो फारसी रहन सहन परंपराओं के, ईरानी परंपराओं के हिसाब से सजाया था। फारसी नहीं, ईरानी परंपराओं के अनुसार जो है वो अपने दरबार की साज सज्जा पर ध्यान दिया था, ठीक है। तो बलबन के बारे में रक्त और लौह की नीति है। फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत इसने की थी। गुप्तचर प्रणाली को इसने शुरू किया था, जिसमें गुप्तचरों को, इसके शासनकाल में गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था, ठीक है। और बलबन ने इसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया था। अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके दरबार में थे। 40 सजदा और पाबोद, ठीक है, का इसने आरंभ कराया था, ठीक है। ये चीजें आपको बलबन के बारे में याद रखनी है। अब बलबन के 3 पुत्र थे, कै खुसरो, कैकुबाद और कैमुअर्स। कै खुसरो, कैकुबाद और कैमुअर्स, ये बलबन के 3 पुत्र थे, इसे भी आपको याद रखना है। अब बात आती है कि इसके बाद बलबन के पुत्र की बात आती है जो कैकुबाद और कैमुअर्स बनते हैं, और इनका बिल्कुल भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। बलबन के बारे में कुछ चीज़ें, 1-2 चीज़ें और याद आ रही हैं, ठीक है। बलबन के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे कि एक चीज़ और है कि बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिदों की दीवारों पर खुद को खलीफा का सहायक बताया था। आपको पता है दैवी राज्य का सिद्धांत दिया था। ये वाला प्रश्न पूछा था कि गढ़, अच्छा मैं जब बता दिया करूँ, पढ़ा दिया करूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करा करिए। देखते हैं आपका क्वेश्चन, आप लोग देखा करिए कि हाँ मेरे पढ़ाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर, गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था। खलीफा मतलब इनके ईश्वर और उनका सहायक, ठीक है। तो बलबन के बारे में काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ ली। बलबन जो है वो उसका नाम, मेन नाम था बहाउद्दीन था, ठीक है। ये इलबरी जाति का एक तुर्क था, ठीक है। सुल्तान ना होते हुए सुल्तान छत्र का प्रयोग किया था।
और नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इसने सुल्तान शब्द का प्रयोग किया था। दैवी राजत्व का सिद्धांत दिया था। इसके दैवी राजत्व के सिद्धांत को जो है वो जियाउद्दीन बर्नी के तारीख फिरोज शाही में मिलती है, ठीक है। और उसके बाद इसने वंश कुलीनता पर बहुत ध्यान दिया और अपने आप को फारस के अफरासियाब वंश से अपना संबंध जोड़ता है, ठीक है। इसके शासनकाल में जो है वो नृत्य संगीत मद्यपान पर प्रतिबंध लग गया था। मैंने नृत्य संगीत और मद्यपान कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे जो मद्यपान है इसके साथ आप जो है नृत्य और संगीत भी जोड़ दिए। नृत्य संगीत और मद्यपान पर जो है वो इसके शासनकाल में रोक लगा दी गई थी, ठीक है। उसके बाद सिजदा और पाबोस प्रथा, इसके शासनकाल में सिजदा और पाबोस प्रथा जो है वो चालू की गई थी। सिजदा मतलब घुटने, मतलब सिजदा मतलब जो है लेट जाना, लेट कर अभिवादन करना, और पाबोस मतलब जो है उनके सुल्तान के जो चरण को चूमना, ठीक है। दीवाने अर्ज नामक एक सैन्य विभाग का गठन किया गया था। गुप्तचर विभाग शुरू किया गया था जिसमें गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था, ठीक है। गुप्तचरों को बरीद कहा के 3 पुत्र थे, कैकुबाद, कैखुसरो, कैमुअर्स, ठीक है। कैकुबाद जब इसके बाद गद्दी पर बैठा तो पहला सुल्तान कैकुबाद था जो पिता के होते हुए खुद को जो है वो, कैकुबाद के बारे में एक बात याद रख लीजिएगा कि अगर यही प्रश्न पूछेगा ही, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो पहला सुल्तान जिसने पिता के होते हुए गद्दी पर बैठा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो पिता के रहते हुए ही गद्दी पर बैठा था, ठीक है, या शासक बना था। पिता के रहते हुए स्वयं शासक बन गया था। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि पिता के होते हुए स्वयं शासक बन गया। ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसके जो सेनापति था, कैकुबान का जो सेनापति था वो था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इसका जो सेनापति था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, वही मतलब जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के चचा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। कैकुबाद के पुत्र शमसुद्दीन कैमुअर्स की हत्या करके, ये जो इनके शमसुद्दीन कैमुअर्स की जो है वो हत्या कर दी और हत्या करके स्वयं शासक बन बैठा। और इसी के साथ जो है वो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का शासन खत्म हो गया और गुलाम वंश के बाद जो है वो खिलजी वंश का शासन आता है। खिलजी वंश कल आपको पढ़ाएंगे, कल आपका खिलजी मतलब वंश पूरा खत्म करवा देंगे। उसके बाद जो है वो कल के चैप्टर मतलब 4 से 5 लेक्चर में ये सारा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। कल आपका खिलजी हो जाएगा और उसके बाद जो है वो तुगलक वंश थोड़ा सा लंबा होगा, पर फिर भी एक ही दिन में ख़त्म करना है, एक ही लेक्चर में ख़त्म करना है तुगलक वंश। और सैयद और लोधी वंश एक दिन में ख़त्म होगा क्योंकि दोनों बहुत छोटे, सैयद वंश में कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी है, लोधी वंश है तो दोनों बहुत छोटा है तो मुश्किल से ये हो जाएगा। उसके बाद इनके प्रशासनिक चीज़ें याद करनी है, इनका शासन प्रशासन कैसे था, और फिर जो है वो कुछ इनके जो है वो साहित्यिक चीज़ें जो है वो, या स्थापत्य कला, साहित्य, ये सब चीज़ें भी हमें देखनी है तो इसको अलग पार्ट्स में देखेंगे। तो कुल मिला के दिल्ली सल्तनत 4 से 5 लेक्चर का टॉपिक बचा है बस आपको, ठीक है। तो अभी ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही होगा। हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का ख़त्म हो गया आज, खिलजी वंश उसके बाद शुरू होगा। जब खिलजी वंश पढ़ेंगे तो एक बार पहले हम फिर से गुलाम वंश को एक शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। और तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ गुलाम वंश के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। जहाँ भी नहीं सॉल्व होता है वो आप हमको कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, जहाँ भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप करके बताइए कि हाँ मेरे ये क्वेश्चन फंस रहे हैं। और बाकी जो आपको जैसा भी लेक्चर लगता है वो आप प्लीज़ जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप प्लीज़ आप हमारे ट्रिपल एक्शन प्लान को एक बार एडमिशन लेके देखिए, आपको कितना फ़ायदा मिलता है। हमारे जो है वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं जिसका जो है वो आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।